नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। ट्रेंड देखिए, जयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस में चाहे आरपीएफ के सिपाही चेतन का कृत्य देखिए या फिर नूह, सोहना और पूरे दिल्ली एनसीआर का जो हरियाणा से जुड़ा रीजन है वहां पर हिंसा का तांडव, या फिर उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे बरेली हो, चाहे जौनपुर हो, या फिर राजस्थान के तमाम जो अन्य इलाके हैं, और पालघर खास चर्चा में है। कभी यह साधुओं की हत्या को लेकर राष्ट्रीय मीडिया में लगभग 2 महीने तक पालघर चर्चा में रहा और राष्ट्रीय टीवी चैनल के एक महान एंकर तो अभी तक सपने में पालघर को देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन इस पालघर की कोई चर्चा कर नहीं रहा है। ये घटना भी पालघर में हुई और एक सिरफिरे सिपाही ने, जो आरपीएफ का था, अपने ही दरोगा टीकाराम मीणा की हत्या कर दी। उसके बाद 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अलग अलग कूपे में जाकर भून दिया। ये कौन सी तस्वीर है? ये कौन सा मॉडल है? ये कौन से लोग हैं? ये कौन सी पीढ़ी है? ये कौन सी फसल है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस तरीके से अगर ब्रजमंडल यात्रा नूह में निकलती है तो हमला होता है, जवाब में एक दूसरे की दुकानें जलाई जाती हैं, घर तोड़े जाते हैं, हत्याएं होती हैं। हरियाणा में अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 सिपाही हैं और 3 अन्य लोग हैं। कई धार्मिक स्थलों को आग लगा दी गई है। हालात बहुत भयावह हैं। हालांकि सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि सब कुछ काबू में है, एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है। बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में ये जो नफरत के कारखाने चलाता कौन है? ये जो नफरती लोगों को चार्ज कौन करता है? मंथन में आज यही कि नफरत के कारखाने कौन चलाता है। तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरों के जरिए हम ये समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शहर दर शहर नफरत का जहर घुल गया है। और ये 1-2 दिनों की बात नहीं है। मीडिया, चाहे मुख्य धारा का हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चारों तरफ एक अजीब सा माहौल पैदा है। लगता ही नहीं है कि एक सांस लेने लायक माहौल है। माहौल ऐसा बना दिया गया है कि एक दूसरे को शक की नज़र से हम सब देख रहे हैं। यहाँ तक कि जो एक ही संप्रदाय के लोग हैं वो एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं, और अगर वास्तव में अगर उनके वैचारिक मतभेद हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ये पहली तस्वीर है नूह की, जो आप देख सकते हैं। हरियाणा का है नूह और सोहना क्षेत्र, जहाँ ब्रजमंडल यात्रा विश्व हिंदू परिषद हमेशा की तरह निकालता रहा है। वहाँ भयानक हिंसा हुई है, गोलीबारी हुई है, यात्रा पर हमला किया गया है। बहुत भारी नुकसान की खबर है। हरियाणा के आधा दर्जन इलाकों में धारा 144 है, 2 दिन के लिए कर्फ्यू है कुछ क्षेत्र में। इस तरीके के दृश्य वहाँ नज़र आ रहे हैं। और इस देश की एक तरीके से बम्बई के बाद आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में बहुत हालत ख़राब हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हालात ठीक नहीं हैं। सरकार अपनी जगह कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल है कि सिस्टम क्या करता रहा, इंटेलिजेंस क्या फेल हुआ, अधिकारी क्या करते रहे, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मणिपुर से लेकर हरियाणा तक या उत्तर प्रदेश तक, अगर आप देखिए नूह में अगर कार्रवाई होती तो ये हिंसा नहीं होती। बरेली में जो तस्वीर आपको दिख रही है ये मुहर्रम के बवाल की है। अगर यहाँ कार्रवाई हो जाती है तो हिंसा वह रूप नहीं ले पाती। यहाँ 2 बार लाठीचार्ज हुआ कमड़ियों पर और दोनों वर्ग आमने सामने आए। अंततः स्थिति को काबू करने वाले आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया। कहीं हिंसा को काबू करने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता है, तो कहीं इस पूरे जो
आयोजन है, जुलूस है, इसकी परमिशन देकर छुट्टी पर चले जाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये हरियाणा का मसला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ के जो तत्कालीन एसपी वो छुट्टी पर चले गए इस इतने बड़े आयोजन की परमिशन देकर, और ये असेसमेंट हो नहीं पाया कि वास्तव में क्या है। ये ट्रेन की तस्वीर है, पालघर के निकट एक सिपाही ने, आरपीएफ के सिपाही ने 3 लोगों को गोलियों से भून दिया और उसके बाद वो अपना वीडियो भी बना रहा है। ये वीडियो बहुत खूब चारों तरफ ये वायरल हुआ है और वो कह रहा है कि भाई तुम्हें तो लोग 3, उसमें मरने वालों में 3 मुस्लिम भी हैं, उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो लोग पाकिस्तानी ही समझेंगे। ये कौन सी मानसिकता, ये कौन से नफरती लोग हैं। रेल मंत्रालय का अभी तक इस घटना में कोई ट्वीट नहीं आया है। देश भर के लोगों ने इसकी निंदा की है, बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा की है, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में आज हमें देख रहा था ट्विटर पर कि तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने, सामाजिक संगठनों के लोगों ने, पत्रकारों ने कहा है कि अब आप मुख्य धारा के मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आरोप मुख्य धारा के मीडिया पर भी नफरत फैलाने का लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले चेता चुका है, सुप्रीम कोर्ट नफरती एंकरों को काबू में करने की बात पहले भी कर चुका है, लेकिन एक बार फिर से चाहे नूंह का बवाल हो और चाहे पूरे घटनाक्रम हो, एक तरीके से ट्रेंड देखने को मिला है। मणिपुर के बाद एक ट्रेंड पूरा देखने को मिला है, नफरत का एक तरीके से ट्रेंड देखने को मिला है। इस तरीके के जो शहर दर शहर जो बरेली की तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, 2 दिन पुरानी तस्वीरें हैं, डीजे बजाने को लेकर वहाँ बवाल हुआ और उसको लेकर कार्रवाई भी हुई, हालांकि वहाँ पर स्थितियाँ काबू में कर ली गई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कौन सी पीढ़ी तैयार हुई है जो केवल डिस्कशन करने पर गोली मारती है। खबर यह है कि ट्रेन के अंदर एक डिस्कशन हो रहा था, एक राजनीतिक दल को लेकर, उस दल के नेता विशेष को लेकर, संवैधानिक पदों पर बैठे 2 नेताओं को लेकर, और उसके बाद वो सिपाही इतना आवेश में आ गया कि उसने अपने ही दरोगा को गोली मार दी और 2 कूपों में दौड़ाकर दूसरे संप्रदाय के लोगों को गोली मार दी। क्या अब ये स्थितियां आ गई हैं? क्या इसे आतंकित करने वाली घटना नहीं कहेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन में अब कौन पता क्या हम सब सुरक्षित हैं क्या? कब कौन सिरफिरा गोली चला दे? ये तो जैसे अमेरिका में होता है, स्कूल में घुसकर किसी सिरफिरे ने गोली चला दी, और बराबर इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो सिरफिरा है, वो मानसिक विक्षिप्त है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे होशो हवास में ये वो मानसिकता है जो चेतन चौधरी जैसे लोगों को बलवती करती है और गोली मारने के लिए उकसाती है, उत्साहित करती है। ये बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं अपने आप में। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने नूंह की घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आप सुनिए, उसके बाद कुछ विपक्षी दलों के रिएक्शन, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे मंथन में। मेवात को हरियाणा का कब्रिस्तान कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और कुछ लोग इसे हिंदुओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है ये मैंने कल देखा है, और केवल देखा नहीं, भोगा है। नल्हड़ महादेव का मंदिर, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण ने वहां शिवलिंग की स्थापना की थी, और वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए, कार्यकर्ता पीछे हटने लगे, क्योंकि मैं अग्रिम पंक्ति में उनके साथ था। मेरी कार पर भी अनिल विज जी की स्टेटमेंट आई है कि ये अचानक नहीं हुआ है, और ऐसा दिखाई देता है कि अचानक नहीं हुआ, इसकी कोई पीछे प्लानिंग थी। तो मैं गृह मंत्री जी से कहना, हरियाणा सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो आपकी विजिलेंस और आपकी सीआईडी, वो महकमे या तो मुख्यमंत्री जी के पास है या आपके पास है, वो लोग क्या कर रहे थे? हरियाणा के अंदर मेवात में जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है, इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है,
स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है, टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? दो तस्वीरें आपको और दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट नू हिंसा को लेकर देखिए और संजय सिंह का ट्वीट पालघर की घटना को लेकर देखिए, जिसमें एक आरपीएफ के सिपाही ने हत्या कर दी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में, मणिपुर में के बाद अब हरियाणा में इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं दे रही। अरविंद केजरीवाल इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और हरियाणा की जनता से वो अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम आप शांत रहिए, नाजुक समय है, हम लोग शांति और सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ में आगे बढ़ें। संजय सिंह का ट्वीट पालघर की घटना को लेकर आया। उस ट्वीट में संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती है, नफरती टीवी प्रोग्राम देखना बंद कीजिए, वरना किसी दिन किसी विषय पर अलग राय रखने के कारण आपके परिवार का सदस्य आपके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। आपको क्या पता नफरत बेचने वालों ने किसके दिमाग में क्या भर रखा है। बहुत बड़ी बात संजय सिंह कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नफरत का पिशाच दिमाग में पैदा कर रखा है नफरती लोगों ने। बहुत बड़ी बात नहीं कि आपके परिवार का व्यक्ति ही उठा के आपके सिर पर कोई प्रहार कर दे, जो आपसे सबसे प्रिय व्यक्ति है। इस तरह की घटना कि आप अलग किसी से राय रखते हैं, बहुत बड़ी बात संजय सिंह कह रहे हैं। और आज हम भी यही बात कर रहे हैं कि ये नफरत के कारखाने आखिर जो चला कौन लोग रहे हैं और कैसे ये नफरत के कारखाने इतना सरसब्ज हैं, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आती है। दो तस्वीरें आपको और हम दिखाएंगे। जौनपुर की एक घटना जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बात हुई, और एक भीलवाड़ा की तस्वीर है जहां एक छात्रा को पेशाब पिलाने को लेकर एक घटना सामने आई और उसमें बहुत ही निंदनीय और भयानक ये दो तस्वीरें हैं। ये एक तरीके का ट्रेंड है, एक तरीके के हाल के दिनों में ये देखा गया है। अचानक इस तरह की घटनाएं, इस तरह का ट्रेंड, इस तरह का माहौल सामने आया है। वास्तव में इस तरह की घटनाओं की, इस तरह की मानसिकता की मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कि कई नेता, राज्यसभा के सांसद, एक भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी, उनके ट्वीट में देख रहा था, आप लोग अगर देख लेंगे तो लगातार वो ऐसा कह रहे थे कि अब देखिए इन्होंने हमला कर दिया, अब देखिए उन्होंने हमला कर दिया। ऐसी रनिंग कमेंट्री अपने ट्वीट में वो कर रहे थे कि अगर आदमी ना भड़क रहा हो तो भड़क जाए। तो इस तरह के जो भड़काऊ और नफरती बयान भी हैं, उन पर भी काबू होना चाहिए। लेकिन सवाल आज मंथन में ये कि वास्तव में नफरत का सोर्स क्या है। नफरत का सोर्स, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने अभी कहा कि भाई ये जो आपके घरों में ड्राइंग रूम में नफरती एंकर, नफरती टीवी प्रोग्राम, ये नफरत का सोर्स है। और बहुत बड़ा नफरत का सोर्स है सोशल मीडिया, जिसमें एक बाकायदे लोग लगे हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो इसको इस तरीके से नफरती चीज़ों को फैलाते हैं। और अपने आप में ये बहुत बड़ी तस्वीरें आपके सामने निकल कर आई। वो कुछ घटनाक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ग्राफिक के माध्यम से कि कब क्या हुआ नूह की घटना में और वहाँ कैसे क्या चीज़ें बदली। आज के इस वक्त के क्या हालात हैं, हालात चिंताजनक हैं। अलग अलग तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। भी बादशाह नगर में एक घटना सामने आई जहां शाम होते होते कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, बवाल हुआ, पथराव हुआ, दुकानें लूटी गई। एक दो जगह एक दुकानदार की हत्या की भी खबर आई, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। गुरुग्राम के जो 57 सेक्टर में, 57 सेक्टर में एक धार्मिक स्थल को जलाने और धर्मगुरु की हत्या की भी खबरें आई। इस तरीके की बड़ी धार्मिक लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं और सामाजिक लोगों के साथ, एक दुकानदार को दूसरे संप्रदाय का समझकर
उसकी दुकान को ही उसी के लोगों ने जला दिया। आप देखिए किस तरीके से की स्थितियां हैं कि अपने लोग ही जला रहे हैं, एक ही समुदाय के लोग एक दूसरों को जला रहे हैं। इस तरीके की नफरत अंदर भर गई है। नफरत में अंधे लोग हैं और ये कहने वाले बहुत कम लोग हैं कि नफरत में अंधे हैं। अगर ये भी आप कहीं सार्वजनिक रूप से कहेंगे तो हो सकता है आपको गोली पड़ जाए। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि मीडिया को भी कह रहा हूं कि हमारे जैसे तमाम पत्रकार अब मर्यादा खो चुके हैं। वो उनको कम से कम वो बातें, बहुत सारी चीज़ें जो आज से हम लोग 20-25 साल 30 साल पहले बहुत संभाल कर चलाया करते, दिखाया करते थे, लिखते पढ़ते थे, वो सब खत्म हो चुका है। अब मर्यादा खत्म हो चुकी है। अब जो जिसके मन में आ रहा बोल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इस तरह के लफ्ज़ बोलकर क्या आप ये समझेंगे कि लोग भड़केंगे नहीं? शांति आएगी इस तरह के लफ्ज़ों में? क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ कोई? तो संविधान से के बजाय एक दूसरे के स्वार्थों से लोग बंधे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है लोगों से, मेवात के लोगों से, इस देश के लोगों से और जहाँ जहाँ ये देश में घटनाएं हुई वहाँ के लोगों से कि आप संभल जाइए, होश में आइए। क्योंकि ये हिंसा में दंगाई किसको बनाया जाता है? गरीबों के बच्चों को। कोई भी पैसे वाला संपन्न व्यक्ति, क्या उसका बच्चा यहाँ तलवार लेकर लड़ने गया है क्या? दोनों वर्गों से मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ। मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देता हूँ। रणवीर शर्मा जी हैं, बहुत ही जाबाज आईपीएस अफसर रहे हैं, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही न्यायप्रिय और जाबाज आईपीएस अफसर। शर्मा जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। चूँकि वक्त बहुत पीड़ा का है इसलिए मैंने आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए आमंत्रित किया है। सत्यपाल देवाशीष हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस राजस्थान जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत, धन्यवाद। राजीव भटिया नेता बीएचपी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, राजीव जी स्वागत आपका। डॉक्टर अक्षय कुमार सोशल साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं, डॉक्टर साहब स्वागत। नजीम इलाही साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, अलीगढ़ से ही आप जुड़े हुए हैं, स्वागत। महंत रत्नेश शरण हिंदू स्कॉलर हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं सीधे तौर पर रणवीर शर्मा जी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। चूँकि हरियाणा में इस समय नफरत का तांडव देखने को मिल रहा है और एक तरीके से पूरी ट्रेंड हम देख रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। आप घटनाओं को, अगर 10 दिन की घटनाओं को जोड़ लीजिए, मुहर्रम और उससे पहले से और उसके अब तक की घटनाओं को, तो आप देख लीजिए कि चारों तरफ मुहर्रम यात्राएं, जुलूस, ये वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है। शर्मा जी, इस नफरती कारखानों के पीछे कौन लोग लगते हैं? एक पुलिस अधिकारी के तौर पर मैं जानना चाहता हूं। और जिस तरीके से हरियाणा में मुझे चूक दिख रही है, आप बेहतर कहेंगे, हो सकता है कि आपकी फैटर्निटी के लोग हैं, आप उस बात से सहमत ना हो, लेकिन एक लेमैन, एक आम आदमी के तौर पर मैं अगर देखता हूं तो लगता है कि क्या वहां पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हुई है क्या हरियाणा में? आपने 2 सवाल किए हैं अपने मंथन में। सबसे पहला सवाल आपने किया है कि वे कौन कौन से इस प्रकार के नेता है जो इस प्रकार के दंगों को भड़काते हैं। ये जग जाहिर है कि जो हमारा वोट सिस्टम है या पार्टी सिस्टम है, उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग इस प्रकार के दंगाइयों को भेजते हैं और इस प्रकार के स्टार्ट कराते हैं। तो उनकी पहचान दोनों ग्रुपों में करनी पड़ेगी। जो शांति समिति बनी है वो अपने लोगों को देखे कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कौन कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मामले को भड़काया है। नंबर 2, जहां प्रशासन की चूक का मामला वो बहुत ही स्पष्ट है कि जब से ये मोनू मानेसर के वीडियो वायरल हुए हैं और इसके बाद उनके एवज में बदला लेने के लिए जो जुनैद वगैरह के दोस्त थे या उनके घर वाले थे, रिश्तेदार थे, उनके वीडियो वायरल हुए हैं। इन दोनों वीडियो वायरल ने एकदम अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया और एक दूसरे की बदले की भावना या कट्टरता की भावना को सामने ला दिया। और इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी चूक मैं मानता हूं कि जब ये वीडियो वायरल हो रहे थे तो प्रशासन कहां था? एक, अगर वीडियो वायरल हो गए, ये पता था कि आगे कोई ना कोई सांप्रदायिक दंगे होने का अंदेशा है, तो यात्रा की परमिशन दी गई, उसे नहीं भी दे सकते थे। नंबर 3, अगर आपने परमिशन दे दी और आपके ये वीडियो वायरल हो रहे हैं और नफरत की आग दिन रात फैल रही है दोनों
समुदाय के अंदर, तो आपने क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए, ये बड़ा सवाल है। अगर पुख्ता इंतजामों से आपने करने थे और यात्रा निकलवानी थी, तो आपने वो जो एक पुलिस की हमारी ट्रेनिंग है कि भी 3 लेयर की हमेशा हम अपनी सिक्योरिटी किसी भी जुलूस को देते हैं। सबसे पहले आउटर रिंग, जी जो नाके लगा के करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में लोगों को देखता है कि भी कहीं पे कोई ऐसे अंदेशे या दंगाई लोग या सांप्रदायिकता को भड़काने वाले लोग तो नहीं है। नंबर 2, इसके बाद 500 से 700 किलोमीटर के दायरे में दूसरा रिंग होता है, जो वो भी नहीं लगा। तीसरा रिंग आपने लगाना था, जो जुलूस जा रहा था उसकी संख्या को देखते हुए अपने पुलिस बल की संख्या को बढ़ाना, जी अभी वो कम रहे। और नंबर तीसरी जो सबसे बात थी वो इंटेलिजेंस फेलियर की थी। तो इस प्रकार की वीडियो चल रही थी, वायरल चल रहे थे, अफवाहें चल रही थी, तो हमारी इंटेलिजेंस का ये फर्ज बनता है कि वो अपने एसपी डीसी को और होम मिनिस्टर को, डीजी को पूरी ब्रीफिंग देगी कि ये आगे हो सकता है, संभावनाएं हो सकती हैं जी। ऐसी इनपुट नहीं दिखाई दी प्रशासन के पास, और प्रशासन की ढील कहे या प्रशासन चौकन्ना नहीं था, इन नेताओं को भड़काने का पूरा मैं मेहमानों से सहयोग की एक अपेक्षा करता हूं कि जो लोग नहीं बोल रहे हो अपना माइक म्यूट कर लें। शर्मा जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, कृपया इस अनुरोध को स्वीकार करें। शर्मा जी आप कंटिन्यू करें। मैंने कहता कि जो हमारी प्रशासनिक चूक जग जाहिर है कि जब इस प्रकार के जुलूस की परमिशन दी गई तो आपने अपनी फोर्स जो नंबर 1 जुलूस के साथ लगानी थी वो कम थी, नंबर 2 जो उसके 500-700 गज के एरिया में नाकाबंदी करनी थी वो कम रही, नंबर 3 जो तीसरा दायरा था 1-1.5 किलोमीटर का सड़कों के ऊपर नाका लगाने का वो कम रही। अगर ये व्यवस्था होती तो ये लोग इतनी संख्या में हिम्मत नहीं करते वहां मंदिर के आसपास। दूसरी बात हमारी इंटेलिजेंस की कि ये लोगों को जब ये वीडियो वायरल हो रहे थे, अफवाहें चल रही थी, तो हर एक ऑफिसर के पास नीचे डीएसपी से लेके एसएचओ से लेके एसपी से लेके आईजी डीजी हमारे सारे जितना भी हमारा कानून व्यवस्था का सिस्टम है, सब जगह वो वीडियो जा रही थी और उनको देखना चाहिए था कि इसका क्या क्या अंदेशा था। ना तो उसको रोकने का प्रबंध किया, नहीं प्रबंध किया तो उसके बारे में आपने पुख्ता इंतजाम नहीं किए। अब सवाल तीसरा है कि किन किन लोगों की चूक हुई। वो नेता थे तो वो सरकार के कौन सी के थे, कौन सी पार्टी के थे, उनकी जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि उन्होंने इस प्रकार के दंगों को क्यों भड़काया और किस लिए भड़काया। नंबर 2, दूसरी बात हमारे इंटेलिजेंस फेलियर, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि भी जब ये वीडियो वायरल हो रहे थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं इस इतला को या इन सूचनाओं को आगे बढ़ाया। नंबर तीसरी बात, अगर आपने परमिशन जुलूस की दे दी है प्रशासन ने, डीसी एसपी ने, तो वहां के मजिस्ट्रेट कहां थे, वहां की फोर्स कहां थी, और उन लोगों की सुरक्षा के इंतजाम जो जुलूस लेके जा रहे थे क्या किए, जो कि ना पूरे पुख्ता इंतजाम होने की वजह से 120 गाड़ियां जल गई, 5 आदमी भी मर गए और बड़ा भारी नुकसान हुआ और सरकार की किरकिरी हुई और बदनामी हुई। तो इन सारा चीजों की जिम्मेवारी मैं प्रशासन की मानता हूं कि उनकी बड़ी भारी चूक रही और इनकी अकाउंटेबिलिटी हर हालत से फिक्स होनी चाहिए कि आपने ये गलतियां क्यों और किस लिए की और किसके लिए की, कहने से की, क्यों किसी के दबाव में आए। आपके कानून सिस्टम है, आपकी भिंडी सब पक्की होती है, आपको व्यवस्था बनाने के लिए। शर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। नासिर और जुनैद की हत्या जलाने के मामले में मोनू मानेसर संदिग्ध है। अभी पता नहीं वो आरोपी है कि नहीं है, लेकिन संदिग्ध है। उस पर ये कहा जाता है कि भाई मोनू मानेसर के लोगों ने या मोनू मानेसर ने उन लोगों को पकड़ के जला दिया। मोनू मानेसर लगातार 4 महीने से फरार चल रहा है। विधानसभा का सत्र होता है तो जो वहाँ के विधायक हैं मामन अली या मोहम्मद अहमद जो भी हैं, वो सदन में कहते हैं सरकार के सामने, सरकार है, मुख्यमंत्री है, सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर मोनू मानेसर जुलूस में आया तो प्याज की तरह फोड़ देंगे। और आज वही बात मामन अहमद कह रहे हैं कि मैंने बाहर बयान नहीं दिया है, मैंने सदन में बयान दिया सरकार के सामने। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए।
और अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो मेरे खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई कर देते वो। इसी तरीके से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहे थे, जो नफरत के कारखाने हम कह रहे हैं ना, वो यही वीडियो, यही जो व्हाट्सएप, यही मुख्यधारा का मीडिया, यही नफरती पत्रकार, नफरती एंकर, यही लोग जो वास्तव में कारखाने, यही लोग हैं। शर्मा जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि आपने बिल्कुल सही किया कि ये प्रशासन की बड़ी भारी चूक रही जब एक नेता सदन में बयान दे रहा है कि हम प्याज की तरह इनको फोड़ देंगे, तो उस नेता को उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, वो चाहे किसी भी ग्रुप का था। लेकिन शर्मा जी कैसे गिरफ्तार करेंगे? मोनू मानेसर को सर पर बैठाए हुए हैं, कैसे गिरफ्तार करेंगे? किस मुंह से गिरफ्तार करेंगे वो? ये इसी वजह से तो ये कारखाने चल रहे हैं नफरत के। तो जब तक हम कानून को और वो मोनू मानेसर कह रहा है कि भाई साहब आप लोग सब लोग यात्रा में जाइए। अभी हरियाणा के तमाम लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस तरह की घटनाएं हाल में नहीं हुई हैं इस ब्रजमंडल यात्रा में। वो बाकायदे वीडियो जारी कर रहा है कि मैं भी रहूंगा, मेरे लोग भी रहेंगे। अब मोनू मानेसर के लोग होने का, उसके होने का मतलब है उसके तमाम वीडियो हथियारों के साथ हो चुके हैं। विधायक और दो नूह के विधायक हैं, आफ्ताब और मामन जो दूसरे विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने लिख कर दिया है, विधानसभा में कहा है कि भाई पुलिस की जगह मोनू मानेसर वहां गश्त करता है हथियारों के साथ में। तो कहीं ना कहीं आग जो है एक तरफ जो लगी है नफरत की आग, उसमें पेट्रोल तो डाल ही रहा मोनू मानेसर। शर्मा जी बतौर पुलिस अफसर, यही प्रशासन की चूक है। मैं आपके टीवी चैनल पे ये बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारी प्रशासनिक चूक है। उसको इन वीडियोस को रोकना चाहिए था, इन नेताओं के बयानों को रोकना चाहिए थे। उनके खिलाफ उसी वक्त अगर कानून कार्रवाई करते, नेताओं की भी और इस मोनू के खिलाफ भी जो ये वीडियो वायरल कर रहे थे और जो एक दूसरे की नफरत की सिस्टम बना रहे थे, उसी वक्त पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन, हमारे लिए इसलिए बने हैं सीआरपीसी के अंदर कि वो प्रिवेंटिव एक्शन लेते और इस जुलूस के साथ या तो परमिशन नहीं देते, परमिशन देते तो हर हालत से उसके और ये भी सूचना है कि जो एसपी साहब ने परमिशन दी वो खुद छुट्टी पर चले गए, ऐसी सूचना है। पता नहीं सत्य है या नहीं है, लेकिन पता चला कि वो एसपी साहब अहलावाद साहब हैं, कोई छुट्टी लेकर चले गए। वो ये बात सत्य है, वो परमिशन भी दे दी उन्होंने और छुट्टी भी चले गए। ये गलत हुआ है, जो कि ऐसे नाजुक मौके में जब ऐसी वायरल चल रही थी, ऐसी वीडियो चल रही थी, ऐसी नफरत की आग चारों तरफ फैल रही थी, तो एसपी को जो मौके का अफसर होता है उसको हाजिर रहना बहुत जरूरी था और छुट्टी ना तो देनी चाहिए। मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे जो ऊपर के सुपरवाइजरी अफसर रहे हैं जिन्होंने उसको छुट्टी दे दी ऐसे अधिकारी को कि भाई आपने परमिशन दी, आपके यहाँ इतना बड़ा आयोजन है, आपके यहाँ आप इतना बड़ा सब सारी चीजें चल रही हैं और तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप छुट्टी पर जाएंगे। ईश्वर सद्बुद्धि दे लोगों को और हमारी यही प्रार्थना है कि शांति बनाए रखे। लेकिन सबसे बड़ी चूक शर्मा जी ने कही कि वास्तव में जो सबसे बड़ा फेल्योर है असेसमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टम का। और विधायक छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमने तो सदन में कहा था सरकार के सामने, सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया? दंगों के लिए नफरत की कारखाने तैयार किए, उनके खिलाफ फौरी उसी वक्त सख्ती से कानून हुए। कानून से बड़ा कोई भी आदमी नहीं है भारत के अंदर। संविधान सर्वप्रिय है, कानून सर्वप्रिय है, उसमें चाहे कोई भी हो एबीसीडी, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये कार्रवाई अब आगे होगी जब जांच पूरी होगी। जिन्होंने ये सिस्टम भड़काया है, ये लोग जो मरे हैं, उनके हर हालत से उनको। देखिए शर्मा जी, कार्रवाई जब तराजू में तौल के होगी तभी ये मामला रुकेगा। अगर तराजू में तौल के बिल्कुल जैसे न्याय होता है, कार्रवाई अगर वैसे होगी तभी होगा, नहीं वरना ये धीरे 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 एक नासूर बनता जाएगा और हमारी पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं और बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार संपादक जयशंकर गुप्ता जी। गुप्ता जी स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं राजीव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी माफ़ कीजिएगा विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के नेता हैं, उनके पास जाऊंगा। राजीव जी, अभी मैं सुन रहा था कि आपके नेता ही इस बात को कह रहे थे, ब्रजमोहन जी, कि वो हिंदुओं का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान है। जब इस तरह के लफ्ज़ों का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर बड़े जिम्मेदार लोग करेंगे तो माहौल तो खराब होगा, भड़केगा।
राजीव भाटिया। राजीव जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करें। बहुत शोर है। मैं नजीम इलाही साहब के पास जाऊंगा। नजीम भाई, एक घटना, एक ट्रेंड, चाहे आप देखिए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, आप ये पूरा एक ट्रेंड, जैसे पालघर के पास एक सिपाही ने पता चला कि वो विचारों से सहमत नहीं, उसने गोली मार दी। ये किस तरीके का संकेत देता है? नफरत के कारखाने, नफरत की दुकान, नहीं मैंने तो इनको कारखाने कहा है, अब मोहब्बत की दुकान खोलते रहे लोग, कुछ नहीं होने वाला अगर इतने बड़े बड़े नफरत के कारखाने खुले हैं तो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी जो एक वीडियो वायरल की बात हो रही थी या इस तरीके की बातें हो रही थी कि अगर अभी वो रिटायर्ड ऑफिसर थे हमारे, उन्होंने बहुत लंबी बातें की, संविधान की बातें की, कानून की बातें की, बहुत अच्छी लगी उनकी बातें सुन करके। लेकिन साहब ये भूल गए थे कि मोनू मानेसर एक आदमी का नाम नहीं है, एक खास किस्म की मानसिकता है जिसको कभी मोनू मानेसर की शक्ल में, कभी प्रज्ञा ठाकुर की शक्ल में, कभी किसी और की शक्ल में उसको जो है प्रोजेक्ट किया जाता है। वो लोग आते रहते हैं, ठीक है। रही बात इसकी कि जुनैद और नासिर के केस में, जिंदा जला देने के केस में, मोनू मानेसर वांटेड, ही इज अ वांटेड क्रिमिनल। और एक वांटेड क्रिमिनल वीडियो जारी करता है, पहली बात तो उसको अब तक पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, ये वहां की सरकार जवाबदेह है। सरकार को इस पे अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए कि एक ऐसा इंसान जो वीडियो भी जारी कर रहा है और उसको लीड करने की भी बात कर रहा है, उसमें शामिल होने की भी बात कर रहा है, उस अपने लोगों के साथ शामिल होने की बात कर रहा है, इन सब चीजों के बावजूद आपके साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप उसकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं कर पाए, एक वांटेड क्रिमिनल। नंबर 2 के एक तो भारतीय जनता पार्टी हुई, आरएसएस हुई, इसकी सोच तो सबके सामने है कि भाई एक खास किस्म की मानसिकता है जो एक ही समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय के विरोध में, उसको मार देने की बातें, उसको ये कर पाकिस्तान भेज देने की बातें, ये सब होती रहती है इस हिंदुस्तान में। हम लोग लगातार इस बातों को सुनते रहते हैं। लेकिन जो पार्टियां अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती हैं, जिम्मेदारी उन पर थी कि कांग्रेस की सरकार होते हुए वहां पर आज तक जो है मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मोनू मानेसर जैसा एक हार्डकोर क्रिमिनल, जो सिर्फ ये नहीं था कि वो जो है उसकी वीडियो वायरल हो गई, वीडियो को रोक देना चाहिए। वीडियो को रोक करके आप क्या कहते हैं, क्राइम को खत्म कर देंगे? अरे वो वीडियो इस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से जारी हो सकती। आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ ये पैरामीटर बन गया है कि कानून का इस्तेमाल भी सिलेक्टिव करना है, कानून का इस्तेमाल भी सिलेक्टिव करना है कि कांवड़ यात्रा निकलेगी तो उस पे आईपीएस साहब फूल बरसाएंगे, लेकिन बकरा ईद की नमाज अगर या ईद की नमाज कोई आदमी सड़क पे पढ़ लेगा तो उसको 144 में गिरफ्तारी हो जाएगी और 2 साल की सजा भी हो जाएगी, मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। तो ये कानून जब तक सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा तब तक इस मानसिकता को खत्म नहीं किया जा सकता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये बातें कह देना कि पाकिस्तान चले जाइए, कि यहाँ चले जाइए, अरे पाकिस्तान क्यों चले जाएंगे? हिंदुस्तान सबका मुल्क है, जितना एक का है उतना ही दूसरे का है। ये बात जहन से निकाल देना चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमानों को हम पाकिस्तान भेज देंगे या ये कर देंगे, ये बात जहन से निकाल देना चाहिए। ठीक है नजीम साहब जी, नजीम साहब ठीक है। मैं ये सवाल जरा कांग्रेस के नेता हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं देवाशीष जी, माफ कीजिएगा राजस्थान से। देवाशीष जी, नजीम साहब सवाल वाजिब उठा रहे हैं कि क्राइम भले ही यहाँ पर हुआ हरियाणा में, नासिर और जुनैद को जड़ मान रहे हैं पूरे घटनाक्रम की और मोनू मानेसर उसका मुख्य किरदार है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस बड़ा दम भरती है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया अभी तक मोनू मानेसर को? वो छाती ठोक कर, सीना ठोक कर वीडियो जारी कर रहा है, हिंसा हो रही है, घर जल रहे हैं,
लोग बेघर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। मजाक बना के रखा है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन और इन नेताओं ने। देवाशीष जी। जी हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी बात आप? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको। दर्शकों का सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चौहान जी, पहली बात तो यह है कि हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अरे सिर्फ निंदा, आप टीवी पे निंदा कर रहे हैं। 6 महीने से आप एक क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं कर पा रहे। नाजिम भाई जरा बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आपकी बात उन्होंने सुनी है, बोलने दीजिए जरा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि वो आदमी चैलेंज करता है कि मैं लीड करूंगा, वो आता है उसको इस तरीके से वीआईपी गेस्ट की तरीके से आपका एक क्रिमिनल को आपकी बात समझ रहे हैं हम लोग। देखिए, आप जिस तरीके की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपकी आवाज अनम्यूट करिए देवाशीष जी। तो आ रही आवाज? हाँ, बोलिए। तो हिंसा का कोई समाज में स्थान नहीं है। और रही बात, अगर आप किसी पार्टी विशेष से जोड़कर बात करते हैं हिंसा की, तो मैं इस तरीके की किसी भी आरोप में मैं न तो आरोप लगाता हूँ, ऐसे आरोपों में न विश्वास करता हूँ। दूसरी बात है, अभी समाज के अंदर जो हिंसा फैल रही है उसको लेकर राजस्थान के अंदर जो गांधी सद्भाव कमेटी बनी हुई है, एक अहिंसा का एक बड़ा डिपार्टमेंट बना के काम किया जा रहा है। तो इस तरीके की एक सामाजिक जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। निसंदेह कहीं न कहीं प्रशासन की तो चूक रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं या इस तरीके की कोई निर्णय लेने की सोच भी सकता है। तो इसको लेकर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अपना काम करे। इसको लेकर अभी पूर्व आईपीएस अधिकारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उससे भी मैं सहमत हूँ। तो इस तरीके की हिंसाओं को रोकने के पुख्ता इंतजाम करने। देवाशीष जी, ऐसा नहीं लगता ट्रेंड है? राजस्थान में इस तरह की कई घटनाएं हुई, छत्तीसगढ़ में कई घटनाएं हुई, एक तरीके से मणिपुर की घटना को भी आज विपक्ष ने हरियाणा से जोड़ा कि भाई केजरीवाल साहब का ट्वीट आया, और हरियाणा में मोनू मानेसर और ये सब पूरा जो प्रकरण, इतना भयानक तरीके से जो हिंसा है, हरियाणा के आधा दर्जन से ज़्यादा जिले प्रभावित हो गए हैं, भयंकर हिंसा है। ये ट्रेंड चल रहा है, इसका क्या, इस नफरती कारखानों, इतने बड़े नफरत के कारखाने हैं, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कैसे इनके सामने सरवाइव करेगी? दुकान तो जला दी जाएगी जैसे जला दी गई तमाम दुकानें। बातें समझ रहे हैं, इस पे पूरा सरकार राजस्थान की लगी हुई है। उदयपुर में जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ, तो आप देखिए उसके अंदर कितना त्वरित गति से निर्णय हुआ और अपराधियों को सजा भी हुई है। और किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे राजस्थान की पूरी सरकार एकदम अलर्ट है और पूरी तरीके से इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर बहुत सीरियसली काम करते हैं। ठीक बात है। मैं जयशंकर जी के पास आऊँगा। जयशंकर जी, ये पूरा एक सीरीज की तरह घटनाएं देखने को एक के बाद एक मिली और ब्लास्ट कर गया है बिल्कुल। हरियाणा में तो बड़ी गंभीर स्थिति है। ये कौन लोग हैं जो एक तरीके से, जो पालघर का मसला था, पालघर में जिस तरीके से एक ट्रेन के अंदर एक, मान लीजिए हम आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं तो आप हमें गोली मार देंगे, इस तरीके की जो एक तरीके से पीढ़ी तैयार हो रही है और नफरती बातें, नफरती चीजें। अब तो ऐसा लग रहा है, अभी तो ये परस्पर संप्रदायों के बीच हिंसा दिख रही, अब लग रहा है कि एक ही संप्रदाय में अगर एक दूसरे के प्रति अगर कोई बात सहमत नहीं है, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप सहमत नहीं है, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जयशंकर जी। हाँ दुर्गेंद्र जी, बड़े ही सुनियोजित ढंग से, जिस ढंग से देश भर में नफरत की बारूदी सुरंगें बिछा दी गई, जिस तरह से लोगों के मन में नफरत का माहौल बना दिया गया है, उसी का परिलक्षण जो है दिखाई दे रहा है। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो जो रेलगाड़ी है पालघर के पास जयपुर से चली है उसमें हुआ हो, या फिर हरियाणा के मेवात के इलाके में हुआ हो, या फिर मध्य प्रदेश के सीधी में हुआ हो। ये सिर्फ, नजीम को बताना चाहूँगा मैं, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल नहीं है, ये पूरे अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नफरत का माहौल है, ये देश के ओबीसी समाज के खिलाफ नफरत का माहौल है, ये देश के दलित अनुसूचित जातियों के खिलाफ फैलाई गई नफरत का माहौल है, ये देश के आदिवासियों के खिलाफ नफरत का माहौल फैलाया गया है। उस सब की परिणति है।
ये सारा एकजुट होकर के हो रहा है कहीं ना कहीं, और इसमें मतलब साफ साफ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मणिपुर में 3 महीना हो गया, वहां पे मणिपुर जल रहा है। पुलिस के संरक्षण में 3 महिलाएं थी, वहां भाग के गई थी। पुलिस के संरक्षण से जो बर्बर दरिंदे थे वो खींच करके ले गए, और उसको सोशल मीडिया में कैसे गौरवान्वित महसूस कराया जा रहा है कि देखो मैतेई हिंदू भाई हैं, उन्होंने एक खेल कर दिया, बदला ले लिया, ये कर लिया। और कहा जा रहा है कि उसके बदले राजस्थान में घटना हुई, उसके बदले छत्तीसगढ़ में घटना हुई। इतनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर के बारे में एक बयान नहीं दे पाए हैं। संसद की ड्योढ़ी पे खड़े होकर के बोलते हैं वो कि पूरे देश को शर्म आनी चाहिए। मुझे भी शर्म आती है कि साहब मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के बारे में हुआ, तो मणिपुर और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को एक साथ उन्होंने जोड़ लिया। एक चीज मैंने सुना, बीच में आप चर्चा कर रहे थे कि किसी ने कहा कि साहब हरियाणा का एक इलाका जो मेवात का है उसको मिनी पाकिस्तान बना दिया गया। इससे बड़ा शर्मनाक वक्तव्य और कुछ हो सकता है? विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज 2 बजे, और ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी बाइट मैंने सुनाई थी। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं का कब्रिस्तान और मिनी पाकिस्तान, इस तरीके के शब्द। और अभी हमने बीहिप के नेता राजीव भटिया से सवाल किया तो वो क्विट कर गए। हाँ दुर्गेंद्र जी, उन्होंने ही नहीं, भाजपा के एक सांसद का भी बयान मैं देख रहा था कि साहब वो मेवात का इलाका जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया। उनको मेवात के लोगों का इतिहास नहीं मालूम। मेवात के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था उनको इसके बारे में पता नहीं। जब बंटवारा हो रहा था तो मेवात के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाने वाले हैं पाकिस्तान, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं लड़ेंगे, अपने हकों के लिए लड़ेंगे। ये मेवात के लोग हैं, और मिनी पाकिस्तान बन गया। आप हुजूर क्या कर रहे हैं? 10 साल से 8 साल से आपकी राज्य में सरकार है, 9 साल से आपके केंद्र में सरकार है। आप निकम्मे और नाकाबिल लोग हैं। अगर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पता नहीं होता है कि मेवात के इलाके में इतना बड़ा दंगा हो गया है, पुलिस उनको अंधेरे में रखती है, इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन पे आपकी पकड़ नहीं है। मणिपुर में पुलिस अगर आतताइयों के हवाले कर देती है महिलाओं को, इसका मतलब कि या तो सरकार जानबूझ के ये करवा रही है या फिर राज्य सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। ये सारी बातें हैं। तो जो इसमें सबसे बड़ी दुखद बात वही है। एक बहुत पहले हमको याद आ रहा है कि पार्लियामेंट में जब बहस चले, मनमोहन सिंह जी ने कोई शेर पढ़ा था, प्रधानमंत्री थे उस समय, तो भाजपा की नेता थी सुषमा स्वराज, उन्होंने उसका जवाब एक शेर में दिया था, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों रुके। जी, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने उसमें 2 लाइन और जोड़ दी जी। मैं बताऊं काफिले क्यों लुटे, मैं बताऊं काफिले क्यों लुटे, तेरा रहजनों से था वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। जी, आज यह हालत हो गई है। जी। कहीं ना कहीं सरकार की, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की मिली भगत हो रही है। अगर पुलिस और प्रशासन चालेगा, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा था? जिस ढंग की आज शोभा यात्राएं निकल रही हैं, भाटिया जी अभी बताएंगे आपको, जुलूस निकल रहे हैं, रामनवमी का जुलूस हो चाहे कांवड़ियों का जुलूस हो। 10 साल पहले भी क्या इसी तरह के जुलूस निकलते थे? क्या इसी तरह से भड़काने वाले नारे खास धार्मिक स्थलों के अगल बगल में लगाए जाते थे? क्या महंत जी आ रहा हूं आपके पास, जयशंकर जी को कंप्लीट करने दीजिए, आ रहा हूं आपके पास, धैर्य रखिए थोड़ा सा प्लीज। ऐसा कुछ होता था क्या? लेकिन क्या वजह है, क्यों इस तरह की भड़काने बातें, उकसाने वाली बातें क्या की जा रही हैं? अब आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साहब ऐतिहासिक रूप से ज्ञानवापी को मस्जिद बताना गलत है। मतलब मामला अदालत के विचाराधीन है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सर्वे करने जा रहा है, और एक राज्य का मुखिया, जिसको चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सवर्ण हो, सबका मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और अगर वो इस तरह से पक्षकार बन के अगर बातें करने लग जाएंगे तो लोगों को इंसाफ की उम्मीद कहाँ रह जाएगी? इसलिए इस पर कह रहा हूं मैं कि देखिए, जो सांप्रदायिकता का जहर, नफरत का माहौल जो बनाने की कोशिश की गई, कनफुकवा तंत्र हो चाहे इंटरनेट हो, उसके सहारे जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसकी लपटें फैलने लग गई। और वो देखने वाली नहीं है। जो आरपीएफ के जवान, जो गुजरात आरपीएफ का जवान था, वो उसने जिस ढंग से चुन चुन करके मारा, दाढ़ी वालों को पहचान करके मारा, या अपने सीनियर अफसर मीणा को मारा, क्योंकि मीणा बातचीत में उसके
सड़कों को काट रहे थे उसका जवाब दे रहे थे, उनको मारा, तो कल अगर दुर्गेंद्र चौहान भी अगर रेलगाड़ी में बैठे हुए होंगे, दाढ़ी और दिखाई दे रहा होगा, या शंकर गुप्त भी बैठे हुए होंगे और कुछ इस तरह की बात करेंगे, तो वो नहीं सोचेगा कि ये गुप्ता है कि ये चौहान है कि ये क्या है, वो सीधे गोली मारेगा। नहीं, आपने जो कहा ना कि केवल अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर ही, मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं है, मीणा भी अल्पसंख्यक के, दलित भी अल्पसंख्यक के, वो ये इस घटना इसका बड़ा प्रमाण है। नहीं, वही कह रहा हूं मैं कि जिस ढंग से आप माहौल बना रहे जा रहे हैं भाई, सीधी में जिस तरह से आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया गया और वहां के ब्राह्मण समाज ने, तो मतलब शर्म आती है कि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण समाज ने कहा कि साहब किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब करना गुनाह कैसे हो गया। ऐसी शर्मनाक बातें भी इस हिंदुत्व के जमाने में होगी क्या? अगर यही हिंदुत्व है तो हम तौबा करते हैं इस हिंदुत्व से। जी। मैं सीधे महंत जी के पास जाऊंगा। महंत रत्नेश शरण हिंदू स्कॉलर हैं, अयोध्या से जुड़े हैं। महंत जी, बिल्कुल नीड़ छीर विवेकी तरीके से भगवान राम की नगरी में हैं और मुझे लगता है सरयू के किनारे भी आप बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल प्रभु श्री राम को हाजिर नाजिर मान के बिना किसी राग द्वेष दल को छोड़कर दिल से जरा बात करिएगा। ये नफरती माहौल हमें कहाँ का छोड़ेगा, कहाँ तक ले जाएगा? सुनिए, अभी तक हम भी नजीम भाई को हमने सुना, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं गुप्ता जी, इनको हमने सुना, लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को, किसी धर्म विशेष को दोषी मान लेना डिबेट में अच्छी बात नहीं है। हमारा जहां तक मानना है, गलतियां सबकी होती हैं, हर समय हुई हैं, हर युग में हुई, हर सरकार में हुई है, कोई एक पहली सरकार में नहीं हो रही है। अगर ऐसी गलतियां हम पकड़ के दिखाएंगे तो अन्य सरकारों में बहुत ज्यादा हुई, हम लोगों के साथ भी हुई है, जात विशेष के साथ हुई है, लेकिन ये शब्द कहना हमें उचित नहीं है। हम ऐसी भाषा बोलें, ऐसी चीज रखें ये समाज में सद्भावना आवे, सांप्रदायिकता खत्म हो। हर समाज के मुखिया को चाहिए कि अपने समाज के महंत जी, विश्व हिंदू परिषद के किसी बहुत बड़े नेता को क्या शोभा देता है कि वो कहे कि मेवात हिंदुओं का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान है। अपने ही देश में वो खुद ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान है, और आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार है वहां 9 साल से 8 साल से। ये क्या शोभा देता है क्या? किसी को शोभा नहीं देती। अभी मैंने ये बात कहा है कि जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा है, इतनी बातें गुप्ता जी ने कहा, गुप्ता जी को भी बातें कहने की शोभा नहीं देती। अभी तक जो बोल रहे थे अजीम भाई ने जो कहा वो भी शोभा नहीं देती। इसी प्रकार जो उन्होंने कहा वो भी शोभा नहीं देती। सही बातें करिए कि समाज में सौहार्द का माहौल। सही बात आप कह दीजिए, क्या हाल है इसका महाराज जी, क्या हाल है? मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि जो मेरे मानने वाले हो या जो मेरे शिष्य हो या मेरे जो मानने वाले, मेरे कहने जो चलने वाले, मैं सब एक ही निवेदन करता हूँ कि अपने अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से सभी को अपने धर्म को, अपने कर्म को मानने का और करने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी का किसी प्रकार का हस्तक्षेप किसी में नहीं होना चाहिए। और रही सरकार की बात, योगी जी की बात अभी आपने की, योगी जी जो भी बोले हो उससे हमको मतलब नहीं, मुख्यमंत्री है क्या उससे मतलब नहीं। सबसे पहले वो अपने धर्म के विषय में अगर बोल दिया, इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध उन्होंने नहीं किया है। ऐसे बहुत नेता पहले बोलते आए हैं और बोले गए हैं पहले भी। इतिहास आप पढ़ लें, आप पर वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत श्रेष्ठ, उनसे उम्र में भी ज्यादा है, ज्ञान में भी ज्यादा होंगे, पत्रकारिता किए हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। शायद पहले बहुत बातें हुई, पहले इसके पहले बहुत बातें हुई। अभी आपने कहा जो है हमारे जो पुलिस अधिकारी महोदय बोल रहे थे, उनकी बातें अक्षरशः सत्य हैं, लेकिन हम उस मामले पे ये कहेंगे कि पूर्णतया प्रशासन को दोषी मानना उचित नहीं है। हमारे धर्म के जो हुआ लोग हैं, जो हमारे टीम के लीड करने वाले लीडर लोग होते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को, अपने लोगों को सही दिशा दें। अगर कोई घटना घट भी रही है उससे बचाने का प्रयास करें, और जिससे समाज में और अपने जो है भारतवर्ष में एक शांति सौहार्द का माहौल कायम हो, जिससे किसी को कोई पीड़ा ना होने पावे। हमारे राम जी तो हमेशा यही किए कि सभी को एक साथ लेकर चले, हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हैं, सभी को एक समान देखते हैं। हमारे अयोध्या में आप कभी भी आइए, हिंदू मुस्लिम एक जैसे रहते हैं, हिंदू सिंदूर। महाराज जी, यही तो दुख है ना कि सारे लोग अयोध्या को अनुसरण नहीं करते, अयोध्या का माइलेज लेते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। भगवान राम के नाम पर वोट, हिंदुत्व के नाम पर वोट, अब विपक्ष को भी चाहिए, पक्ष को भी चाहिए। लेकिन जैसा अयोध्या बनी है वैसा मेवात क्यों नहीं बन सकता, वैसा राजस्थान क्यों नहीं बन सकता, वैसा पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश क्यों नहीं बन सकता? ये कह सकते हैं कि पूरे देश में राम राज्य है, लेकिन है क्या हमारा राज्य ऐसा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन अगर जैसे हमारे भी महान भाव लोगों ने कहा, ये शब्द बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जो पुरानी चीजें छोड़ दी जाए, नई चीजों पर अमल करनी चाहिए और नए लोगों को नई दिशा देनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने समाज को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। पुरानी बीती हुई चीजों को हटा करके एक नया समय। महाराज जी, नदीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नदीम भाई जल्दी से, फिर मैं सामाजिक सोशल साइंटिस्ट के पास जाऊंगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। जी नदीम भाई बोलिए कुछ। नजीम भाई अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कहना चाह रहे थे।
महंत जी अभी जैसा कह रहे थे कि आज पे बात होना चाहिए, तो हम आज की ही बात कर रहे हैं कि कानून को सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून को सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, एक विचारधारा को, श्रीमान जी एक मिनट, एक विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, अभी एक मिनट नहीं है, अभी आपके पहले मैं बोलना चाह रहा था, अभी आपने जो कहा ये पिछले भी सरकारों में तो हुई है कि पहली बार घटना हो रही है, मुझे ये बताइए। तो हम तो हमेशा निंदा करते हैं, हम तो निंदा कर रहे हैं ना। अभी आपने कहा अभी आपने कांग्रेस मान जी, क्या पुरानी सरकारों ने मान लीजिए जो पाप किए, उस पाप के आधार पर क्या मोनू मानेसर जैसे लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या मामन खान जैसे भड़काने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए कि भाई पुरानी सरकारों ने पाप किए, हम भी पाप करेंगे? ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात हो गई भाई साहब? ये कौन सी बात हो गई कि जो है पुरानी सरकार, भाई जो मतलब पुरानी सरकार में जो होता था वो ये होता है। ठीक है, मैं अब डॉक्टर अक्षय कुमार जी के पास जाऊंगा। चर्चा में मेरे पास अब 1 मिनट है मुश्किल से। डॉक्टर अक्षय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ माफी के साथ में, चूंकि बहुत मामला लंबा होता गया और मैं आपके पास अभी बीच में नहीं आ पाया, मैं पहली बार आ पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक आप सोशल साइंटिस्ट हैं, समाज में किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था, कल से जब से इस तरह की घटनाएं हुई हैं, 2-3 दिनों से मणिपुर जब तक सामने आया और बीभत्स तस्वीरें आई, तब से मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को मैं पा ही नहीं रहा हूँ कि मैं वास्तव में हूँ कहाँ, मैं आर्टिफिशियल हूँ, मैं हूँ क्या? अपने वजूद पर मुझे शक सुबह होने लगी है। बिल्कुल, देखिए दुर्गेन जी, आपका ने जो आज प्रश्न उठाया है बहुत सही है, और मैं सभी मेरे जो साथ में स्कॉलर थे उनका बारी बारी से जवाब भी देना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, सबसे पहले तो जो अल्पसंख्यक की बात हो रही है, तो मैं वहां पर एक शब्द परिवर्तन करना चाहूंगा कि वहां कमजोर वर्ग की बात करिएगा, क्योंकि जगह जगह पूरे भारतवर्ष में जहां अल्पसंख्यक हैं, कुछ अगर जातिगत अगर बात करें या धर्म विशेष बात करेंगे तो कुछ लोग कहीं ज्यादा हैं, कुछ लोग कहीं हैं, और घटनाएं पूरे भारतवर्ष में अलग अलग हो रही हैं। तो मैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोग हैं और कुछ उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा ही घटनाएं वहां हो रही हैं। बात आ रही है कि आज का जो विषय है कि नफरत फैल रही है तो उसमें कुछ जो व्यक्ति विशेष हैं वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी करा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे हरियाणा की घटना हो, चाहे यूपी में अलग अलग जगह की घटना हो। अभी मेरे साथी नदीम जी ने कहा कि सेलेक्टिवली कानून यूज हो रहा है। ये क्या सेलेक्टिवली कानून आज नहीं यूज हो रहा है, ये पहले से होता चला आ रहा है। लेकिन हाँ, हमें ये है कि जो पहले से होता चला रहा है उसको बदलना होगा। ठीक है, साथ ही अभी आईपीएस महोदय ने जो बताया था कि सरकार का इतना सारा फेलियर था, लेकिन मैं वहां पर अपने भारत में जो पुलिस व्यवस्था है उसमें जो पुलिसकर्मी है, यूएनओ के अनुसार भारत में 1 लाख पर 450 450 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन वो अभी भारतवर्ष में 732 हैं। तो उससे क्या है कि बहुत सारी चीजें हम सभी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत कम वक्त है मेरे पास, अब 30-40 सेकंड का वक्त है, कि किस तरीके का सामाजिक बदलाव, क्योंकि जो पालघर में ट्रेन में मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही, और मान लीजिए आप उस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है, तो हम आपको क्या गोली मार देंगे क्या? ये मानसिकता जो पैदा हो रही है, ये कौन सा सामाजिक बदलाव है? ये तो बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल, डॉक्टर अच्छे, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। देखिए, गांधी जब हम स्वतंत्र हुए तो गांधी जी ने कहा कि सभी धर्मों की अच्छी बातों तथा अनुयायियों की एकता पर हमें जोर देना होगा। अनुयायियों की जो अच्छी बातें हैं उनको हमें लेना होगा। साथ ही हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं, और हमें जो युवा हैं उनके साथ युवाओं के विचारों को बदलाव करके उनकी मानसिकता को बदलना होगा। और जब तक हम युवाओं के विचारों को नहीं बदलेंगे, युवाओं की तो मानसिकता बदल रहे हैं, क्योंकि बदलने वाले बड़े ताकतवर हैं, वह बदल तो रहे हैं। उसका परिणाम है तो ये चेतन चौधरी नाम का प्राणी जो है युवाओं का प्रतीक है, युवाओं का आइकॉन बन गया है वो।
इसलिए मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ नहीं जाऊंगा या साइबर की तरफ जाऊंगा। तो हमारे जितने भी ट्वीट या ट्विटर, फेसबुक पर जो भी पोस्ट हो रही हैं, उनसे पहले हमें उनकी निगरानी करनी होगी, और साथ ही मैं मैं एग्री नहीं करता हूं साहब इन बातों पर। ठीक है बेकार, कम से कम 5 दशक का आपका अनुभव है पत्रकारिता का, और बहुत खरी खरी बातें आप कहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को अच्छी भी नहीं लगती। खैर, उससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका वास्तव में क्या होना चाहिए, और क्या अब हमारे हाथ से सब कुछ फिसल रहा है? क्या बहुत अच्छा माहौल बनाना बहुत मुश्किल काम है क्या जयशंकर जी? नहीं, मुश्किल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, उम्मीद की किरणें तो दिखाई देती हैं कहीं न कहीं से, क्योंकि जब ये समझ में लोगों को आ जाएगा कि राजनीतिक निहितार्थ के चलते आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि मणिपुर के लोगों को यह एहसास होने लगा है कि माइती हो चाहे वो कुकी लोग हैं, उनको एक खास राजनीति के तहत लड़ाया गया, हिंसा की घटनाएं होने दी गई, उपद्रव होने दिए गए। अगर राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब इस तरह की घटनाएं सैकड़ों दर्ज हैं, लेकिन किसी भी घटना में उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्शन क्या हुआ, और जो वायरल वीडियो हुआ है उस पर भी तब एक्शन हुआ जब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया, तब जाकर के गिरफ्तारियां हुई। अब इस तरह की जिस तरह बात हो रही थी, मानो मनसर की बात हो रही थी, मैंने कहा कि देखिए, सीधी सी बात है कि जो भाजपा के लोग या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जिनके वर्ग हितों के विरुद्ध हैं, उन्हीं लोगों को आगे करके ये दंगे करवाते हैं, उन्हीं लोगों को आगे करके ये उपद्रव करवाते हैं। मनु मनसर कौन है? मनु मनसर मोहित यादव है ना, उसको आगे किया गया ना। और जैसे आप लोग बार बार गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, अगर एक राज्य सरकार की पुलिस गिरफ्तार करने जाती है और दूसरे राज्य की सरकार और उसकी पुलिस उसके संरक्षण में लग जाती है, तो फिर होगा कैसे? तो फिर सिविल वार। बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया। आप समय इजाजत नहीं देता। रणवीर शर्मा आपका शुक्रिया, सतपाल देवाशीष आपका शुक्रिया, राजीव भाटिया आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अक्षय कुमार, नजीम इलाही साहब, महेंद्र रत्नेश्वरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जयशंकर जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई ये स्टेट प्रायोजित मामला है, नटसेल में निकाला उन्होंने कि अगर एक राज्य की पुलिस गिरफ्तार करती, दूसरी बचाती है, अगर एक राज्य का कोई ताकतवर नेता किसी अपराधी को संरक्षण देता है, तो जाहिर सी बात इस तरीके की नफरत के कारखाने तो लगेंगे भी और बढ़ेंगे। लेकिन मेरी अपील पूरे देशवासियों से, खासतौर पर हरियाणा, नूह और आसपास के इलाके के लोगों से, कि कृपा करके संभल जाइए, समझ जाइए। लड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लड़ते कौन हैं? आप लोग, आम आदमी, और मौज कौन करते हैं? खास आदमी। बिल्कुल मत लड़िए, भाईचारे से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।